444.4 अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए कथालोक के अंतर्गत आइए सुनते हैं कहानी मातम। कहानीकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा। रिक्शे वाले से काफी देर से ही हुज्जत चल रही थी। वह 40 से नीचे नहीं आ रहा था और मैं 30 के ऊपर जाने को तैयार नहीं था। दूरी और किराए के बीच के संबंध को जोड़ते हुए बहुत सारे तर्क मैंने रिक्शे वाले के सामने पेश किए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। किसी शहंशाह की तरह शान से रिक्शे पर तना बैठा, फिक्स रेट 40 रुपए के साथ। मैंने एक बार उससे फाइनल रेट लेना चाहा और आखिरी बार फाइनल किराया बताने को कहा, लेकिन वह तो फाइनल किराया 20 मिनट पहले ही बता चुका था। फिर भी दिल को तसल्ली देने की एक और कोशिश की मैंने, शायद कुछ कम कर दे, लेकिन उसने शहंशाह वाले अंदाज में एक बार फिर अपने निर्णय पर मुहर लगाई। इसी बीच पीछे से आकर एक आवाज ने कान पर जोरदार हमला किया। कहाँ जाओगे, कितना दोगे की आवाज सुनाई दी। जाओगे और दोगे जैसे संबोधन ने एक बार की तो गुस्से को उभार दिया, लेकिन उसे दबाकर मैंने उसके जवाब में बराबर के 4 शब्द फेंके। स्टेशन तक 30 रुपए। इस बीच 10 रुपए बचा सकने की जिद मजबूत रूप लेती जा रही थी। इस दूसरे रिक्शे वाले ने जिद को तो जीत लेने दिया, लेकिन यह पहले वाले से ज्यादा शहंशाह दिखाई दे रहा था। बोला, जल्दी बैठो। मुझे समझ नहीं आया, यह बैठा रहा है या हड़का रहा है। 10 रुपए की बचत अब इसके बोलने के अंदाज को देखकर खलने लगी थी। जाओगे, दोगे और फिर बैठो। खैर, इन शब्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हुआ मैं रिक्शे पर सवार हो गया। उस 40 रुपए वाले रिक्शे पर बैठने में जिद की हार दिखाई दे रही थी। जिद को जीतकर मैं रिक्शे पर सवार हो गया। हाथों में थामे थैले को जैसे ही रिक्शे की सीट पर रखकर मैंने बैठना चाहा, रिक्शे वाले ने अचानक मुझे टोक दिया। बोला, बाबूजी, दोनों में जलेबी और पूरी रखी है, उसे किनारे कर देना। रिक्शे वाले ने जिस दोने की ओर इशारा किया, वह दोना रिक्शे के पायदान पर रखा हुआ था। बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैंने उसे एक किनारे कर दिया। दोना अब भी खुला पड़ा था, उसमें जलेबी के टुकड़े और कुछ पूरियां थीं। रिक्शे वाला उचककर सीट पर बैठ चुका था। मुझे रिक्शे वाले की हर हरकत पर हैरत हो रही थी। खाने का सामान जो देखने में किसी भंडारे के प्रसाद जैसा लग रहा था, उसे पायदान पर रख दिया गया था। कुछ देर पहले जाओगे, दोगे और बैठो जैसे संबोधन देने वाला यह रिक्शा चालक बाबूजी के संबोधन पर कैसे आ गया। मैं उसकी बदलती भाषा और अनोखे व्यवहार के बारे में लगातार सोच रहा था। मेरे मन का एक हिस्सा यह भी कह रहा था कि जिन बातों पर मैं जितना सोच रहा हूँ, उनमें से किसी बात पर रिक्शे वाला कुछ भी नहीं सोच रहा होगा शायद। रिक्शे वाला पैडल मारता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, बाबूजी, ये बच्चों को खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उसका इशारा दोने की तरफ था। मैंने उसकी बात पर उनके अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह रिक्शा खींचे जा रहा था, कभी उतरकर, कभी उछलकर, तो कभी पैडल पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर। स्टेशन की ओर बढ़ता उसका रिक्शा अब अपनी स्पीड पकड़ चुका था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह 10 रुपए कम में मुझे स्टेशन लाने को तैयार क्यों हुआ, जबकि सारे रिक्शे वाले 40 रुपए रेट तय कर उससे नीचे आने को तैयार नहीं थे। मैं उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। मोड़ पर ऊंचाई की जगह आने पर वह रिक्शे की सीट से नीचे उतर आया। बायां हाथ हैंडल के बाएं सिरे पर और दायां हाथ सीट के पिछले सिरे पर लगाकर वह रिक्शे को खींचकर ऊंचाई को सीधी टक्कर और चुनौती दे रहा था। सीट और हैंडल पर गहरी पकड़ बनाए रिक्शे वाला आगे की ओर झुका था। रिक्शे की स्पीड बेहद धीमी हो चुकी थी। वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रिक्शे को आगे की ओर धकेलने के प्रयास में था। उसके हर प्रयास पर मेरी नजर थी। पायदान पर रखा जलेबी और पूरी वाला वह दोना भी अपनी जगह हिलने डुलने के बावजूद मौजूद था। शरीर की सारी नसों को तानकर रिक्शे को आगे की ओर खींचने की उसकी कोशिश थोड़ी दयनीय लगने लगी। मन में आया कि कुछ दूरी के लिए उतरकर इस रिक्शे का बोझ हल्का कर दिया जाए। फिर दूसरे पल मन में ख्याल आया कि यह ठीक नहीं, अब पैदल ही चलना है तो रिक्शे का क्या फायदा। एक बात मन में और
अंदर भी चल रही थी। कहीं रिक्शे वाला यह महसूस न करने लगे कि उसके प्रति उसके ग्राहक के मन में कोई संवेदना भी है। ऐसा होने पर यह संभावना भी पैदा हो सकती थी कि सहानुभूति की उम्मीद में उसका संघर्ष और जज्बा कुछ कमजोर पड़ जाए। उसे मजबूत बनाए रखने के लिए निष्ठुर बने रहना जरूरी था शायद। उसके कष्ट से बेपरवाह 30 रुपए वसूलने के मकसद से रिक्शे पर बैठा एक संवेदनहीन निष्ठुर ग्राहक था मैं। वह रिक्शे वाला मेरे मन में चल रहे किसी विमर्श से दूर रिक्शे को खींचकर समतल पर ला चुका था और उछलकर फिर से सीट पर बैठ चुका था। रिक्शा खींचता हुआ अब वह स्टेशन के पास पहुंचने ही वाला था। स्टेशन के पास पहुंचकर उसने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ उतरना है। मैंने कहा कहीं भी उतार दो, क्योंकि मुझे स्टेशन के आगे पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना था। बस स्टैंड वाली बात जानने के बाद वह रिक्शा बिना रोके आगे को बढ़ने लगा। मुझे बताया कि उसे भी बस स्टैंड के आगे होते हुए अपने एक रिश्तेदार के घर तक जाना है। उसने बताया कि रिश्तेदार के घर जाने से पहले वह रास्ते में पड़ने वाले अपने घर पर दोने में रखा गया जलेबी और पूड़ी बच्चों को देगा। रिक्शा बस स्टैंड तक पहुंच चुका था। मैं उतरा और पर्स से निकालकर 30 रुपए उसे थमा दिए। मेरे मन में यह जिज्ञासा अब भी बरकरार थी कि इसने मुझसे अन्य रिक्शे वालों की तुलना में 10 रुपए कम क्यों लिए। वह रुपए जेब में रखकर चलने को हुआ कि मैंने उससे पूछ लिया, दादा यही रहते हो क्या? वह जवाब देने के लिए ठहर गया। बोला, बाबूजी मेरा घर तो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन कुछ दूर आगे साड़ू का घर है। अभी कुछ देर पहले खबर मिली कि साड़ू मर गया, तो उसके घर पहुंचने की जल्दीबाजी थी। सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी, जेब में एक भी रुपए नहीं थे। बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। यह भंडारे का प्रसाद बच्चों को थमाकर साड़ू के घर निकल जाऊंगा। दुनिया देखनी पड़ती है। बाबूजी क्या क्या करें समझ नहीं आता।